नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। द न्यूज़ लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राजनीतिक विषयों पर आज चर्चा होगी। केंद्र के साथ यानी भाजपा के साथ जनता दल यूनाइटेड के संबंधों में क्या कोई खींचतान है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि नवादा की जो विभत्स घटना सामने आ रही है, उस घटना के बारे में अक्सर कई मीडिया ग्रुप ये लिख रहे हैं कि ये दबंगों के द्वारा दलितों के ऊपर किया गया अत्याचार है। वास्तविकता यह है कि दो दलित समुदायों के बीच के विवाद का नतीजा है ये। एक दलित समुदाय को उस इलाके में दबंग माना जाता है, दूसरे दलित समुदाय को वहां पर थोड़ा सामाजिक रूप से कमजोर माना जाता है। यह दो दलित समुदायों की घटना है। आमतौर पर लोग ये समझ लेते हैं कि दबंगों ने घटना की है, तो दबंग का मतलब बिहार में भूमिहार, यादव या राजपूत होते हैं। ये आमतौर पर एक परसेप्शन बना दिया जाता है कि जो घटना की होगी, तमाम मीडिया के लोग ये चला रहे हैं, ज्यादातर लोग, कि दबंगों ने, और इस ढंग से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोग ये समझे कि वाकई किसी भूमिहार, किसी यादव या किसी राजपूत ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, जबकि हकीकत दूसरी है। ये दो दलित समुदायों के बीच कहा जा रहा है कि ये पासवान समाज के टोला, उन्होंने उनके मोहल्ले और रविदास समाज के मोहल्ले के बीच, एक बस्ती के बीच जमीन विवाद को लेकर इतनी बड़ी घटना हुई है। कल ही मैं कह रहा था कि बिहार में जमीन विवाद किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। खुद मैं भी इस मामले में एक शिकार हुआ हूं और अभी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि प्रशासन हमारे मामले में क्या करता है। आज खबर आ गई कि जमीन विवाद में इतनी बड़ी घटना नवादा में हो गई। नीतीश कुमार का प्रशासन चेत नहीं रहा है, ये हकीकत है। खैर, इसकी भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा जदयू और भाजपा के बीच, तो इसका सबूत क्या है? सभी जानते हैं कि ईडी की कार्रवाई आज के दौर में विपक्ष शासित राज्यों और विपक्षी दलों के ऊपर होती है। लेकिन एनडीए में आज के दौर में देखा जा रहा है कि एनडीए के पार्टनर जेडीयू भी है, और जेडीयू बिहार के प्रशासन में लीड रोल में है। कभी जनता दल, अच्छा, ईडी के अलावा एनआईए भी अब बिहार घुस चुकी है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के ऊपर नक्सलियों के साथ कथित संबंधों का आरोप लगाया जा रहा है। एनआईए ने कार्रवाई की है। बिहार प्रशासन यानी नीतीश कुमार के प्रशासन में रहे संजीव हंस के खिलाफ कार्रवाई हुई। दो और आईएएस अधिकारियों का नाम तो नहीं खुला, लेकिन चर्चा हुई कि कड़ी पूछताछ हुई है उनके उनके परिजनों से। आज खबर है कि पटना में एक बिल्डर के यहाँ 4 ठिकानों पर और उसी ग्रुप के बेंगलोर में 2 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। या तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के ऊपर जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, या नीतीश कुमार के प्रशासन के किसी अधिकारी के ऊपर, या नीतीश कुमार के गृह राज्य जहां वो शासन कर रहे हैं उस राज्य के किसी व्यक्ति के ऊपर। ऐसी कार्रवाई क्या तेलुगु देशम पार्टी के किसी नेता के ऊपर कोई जांच एजेंसी कर रही है? एनआईए हो या ईडी हो या सीबीआई हो, वहां कोई छापा पड़ा है? या किसी बीजेपी वाले के यहाँ, शिंदे ग्रुप के यहाँ, किसी के यहाँ? वहां तो ईडी और जांच एजेंसियां माद में घुसी हुई है। क्या है ये पूरा मामला? और बिहार के अधिकारी शिवदीप लांडे, आईपीएस अधिकारी, ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि वो भी जन सुराजी बनने वाले हैं, बाहर अपने गृह राज्य नहीं जाएंगे। चर्चा है कि बिहार में ही रहेंगे। इस मुद्दे पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन सीधे चलते हैं ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आपको हम रोज कहते हैं, लेकिन अब लगता है कि ये नमस्कार। परिचय आपका इतना पुराना, इतना बड़ा हो गया है गोदी मीडिया के जमाने से, जहां तमाम पात्र कुपात्र प्रवक्ता को आप जमीन सुंघाते रहते हैं। वहां आपके जैसे काबिल व्यक्ति के साथ हमारे जैसे बेहद मामूली पत्रकार, जीरो टीआरपी वाले पत्रकार को बैठना पड़ता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम आपकी तौहीन कर रहे हैं। खैर, कोई नहीं, तौहीन नहीं कर रहे हैं। पत्रकारिता में बड़ा नाम है आप। अब पूरे देश ने देखा है कि तमाम पात्र कुपात्र प्रवक्ताओं को कैसे आप निपटाते रहे टीवी पर। ये बताइए कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच चल क्या रहा है? जांच एजेंसियों का एक निशाना बिहार कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। वो नायडू का राज नहीं हो रहा है, उनसे जुड़े लोग नहीं हो रहे हैं। वो सिंधे गुट का राज नहीं हो रहा है, उनसे जुड़े लोग नहीं हो रहे हैं। ये स्ट्रेन क्यों है जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में? ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ जेडीयू की मुस्के कसने की कोशिश, दूसरी तरफ
आपको पता होगा कि लालू परिवार के ऊपर भी अब तो तेज प्रताप यादव को भी पार्टी बना दिया गया, समन किया गया है लैंड फॉर जॉब में कल। और आपको पता होना चाहिए कि पहली बार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जांच एजेंसियों के आरोप पर, जिसे रेलवे में नौकरी मिली है, उनकी माता जी को भी बुलाया है गवाही देने के लिए, कि जो जमीन के बदले में नौकरी का जो कथित आरोप है, मतलब उस अभ्यर्थी की मां को बुलाया गया है गवाही देने के लिए। एक तरफ आरजेडी विपक्ष में, उसके ऊपर भी तो हो ही रही है, कौन सी नई बात है इस देश में, विपक्ष टॉर्चर एजेंसी तो कहाँ ही जाता है। लेकिन जेडीयू पर क्या नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को बहुत भरोसा नहीं है क्या, कि नीतीश कुमार की पार्टी जहां सत्ता में है, उस पार्टी के से जुड़े लोगों को के ऊपर, उनके प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे लोगों के ऊपर, और उस राज्य के किसी बिल्डर या किसी दूसरे लोग के ऊपर। गब्बू सिंह और कारू सिंह का मामला तो आपको पता ही है, राधाचरण सेठ का मामला पता ही है आपको, और ये मामला आज मनोरमा देवी तक पहुंच गया है, वहां मामला एनआईए का है। क्या हो रहा है सब? देखिए, जनरली ये देखा गया है 14 से अब तक का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखिए, जब से नरेंद्र मोदी इरा आया है, नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो एक राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हुई है और बीजेपी फिर केंद्र के सत्ता में आई है, तब से 14 से अब तक का देखिए, उन नेताओं के विरुद्ध या उन राज्यों में कार्रवाई हुई है जहां अपोजिशन पार्टियों की सरकार है, यानी जिसके भाजपा से अच्छे संबंध नहीं है, जो भाजपा के सपोर्ट में नहीं है, यानी अपोजिशन में है। और अपोजिशन के उन तमाम नेताओं के विरुद्ध ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अब तो एनआईए की भी एंट्री हो गई है, ने कार्रवाई की। आपने देखा हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो टीएमसी के नेता हो, तमाम जितने समाजवादी पार्टी के नेता हो, तमाम उन राजनेताओं को, तमाम उन पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया है जो भाजपा के साथ नहीं है, यानी अपोजिशन में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिहार में तो जेडीयू बीजेपी की सरकार है, जेडीयू बीजेपी यानी जेडीयू एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक है। और ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे एनडीए यानी एनडीए में तमाम बीजेपी के अलावा जितने भी सहयोगी दल हैं, उसमें सिर्फ जेडीयू को छोड़ दे तो बाकी किसी घटक के किसी भी नेता पे इस प्रकार की कार्रवाई आपने नहीं देखा होगा। ऐसा क्या है कि बिहार जहां एनडीए की सरकार है, जेडीयू राज्य से लेकर केंद्र तक की राजनीति में एक महत्वपूर्ण एलायंस पार्टनर है, जिस जेडीयू के सहारे केंद्र की सत्ता है, उसके तमाम जो नेता हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के रडार पे हैं। जी, आप शुरुआत करते हैं संजीव हंस के बारे में क्या चर्चा है कि संजीव हंस जो है माननीय मुख्यमंत्री के काफी करीबी आईएसओ में शुमार होते हैं। संजीव हंस पे शिकंजा कसा जाता है। जी, उसके बाद आप देखिए, जैसे ही ये चर्चा होता है कि जेडीयू और आरजेडी में फिर सुलह हो सकता है, नीतीश कुमार इधर से उधर हो सकते हैं या करवा सकते हैं, तो सुभाष यादव जो बालू माफिया हैं, और सुभाष यादव का किससे संबंध है ये आप जानते हैं। उससे पहले भी देखिए, जब जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाती है, उससे पहले जेडीयू के एक दो महत्वपूर्ण नेता के जो करीबी होते हैं उन पे कार्रवाई होती है। तो ये कार्रवाई इस टाइम में होना जब जेडीयू आपके साथ है, खासकर बिहार में इस प्रकार का सीबीआई इनकम टैक्स का एंट्री होना, और वो भी आपके अलायंस पार्टनर के नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई होना, आपने बिल्कुल सही नाम लिया। राधाचरण सेठ एक तरह से जेडीयू के वो फाइनेंसर हैं। राधाचरण सेठ जो है अरबपति खरबपति लोग हैं। अच्छा ऋषि जी, एक बात बताइए, आपने तमाम बातें कही, एक बात हमें बताइए, सृजन घोटाला जब सामने आया भागलपुर ट्रेजरी का, याद होगा, वित्त मंत्रालय, बिहार के वित्त मंत्रालय से सीधे जुड़ा हुआ है, तत्काल नीतीश कुमार ने उसको सीबीआई को सौंप दिया कि सीबीआई जांच करे। अब चूंकि सृजन घोटाले के समय में वित्त मंत्रालय ज्यादातर समय पर, यूं कहें कि 80% से ज्यादा मौकों पर, उस दरमियान जब सृजन घोटाला हुआ, भाजपा नेता वित्त मंत्री थे, और 10-15% समय उसमें अगर जोड़े आप तो राजद के नेता वित्त मंत्री थे। लेकिन अब चूंकि वहां कार्रवाई होगी तो भाजपा के वित्त मंत्री रहे जो अब दिवंगत है,
नाम उनका आता। पता नहीं वो संलिप्त है, होते या नहीं होते, मैं तो उनके काबिल नेता मानता हूं, लेकिन जहां बीजेपी की अपनी बदनामी है वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वहां सीबीआई चुप्पी साध के बैठी हुई है सृजन में, आप देख रहे हैं। और कार्रवाई वहां हो रही है जहां जेडीयू और आरजेडी के लोगों का नाम सीधे सीधे घुसता है। अब बताइए, देखिए, इस तरह से ये कौन सा खेल चल रहा है कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से अब अब अदावत। अब अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो एक तरफ ये देख रहे हैं आपसे मोहब्बत है, दूसरी तरफ मोहब्बत में गले भी मिल रहे हैं, एक हाथ से गले मिल रहे हैं, पीछे से छुरा भी लगा, पीठ पे लगाए हुए हैं। जी मतलब छुरा भी था एक तरफ से, एक हाथ से गले मिल रहे हैं, अब दूसरे हाथ से छुरा, आप जो चाकू छुरा जो कहते हैं वो जेडीयू के पीठ पे ताने हुए हैं। तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये समझ से परे है। क्या बीजेपी को लग रहा है कि जेडीयू के अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है? क्या जेडीयू एनडीए से बाहर जा सकती है? और कल जो उमेश कुशवाहा का बयान आया है उससे भी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उमेश कुशवाहा ने बजाबते ऑफिशियली ये बयान दिया है कि जेडीयू बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी तो ये सही कहा। समझ से परे, यदि जेडीयू बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी तो बाकी अलायंस पार्टनर कहां जाएंगे? तो ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या बीजेपी को एक जो अविश्वास का जो लेयर जेडीयू के प्रति बनता जा रहा है, क्या जेडीयू कुछ डिसीजन ले सकती है क्या भविष्य में, या उस डेवलपमेंट को रोकने के लिए जो नट बोल्ट है उसको कसा जा रहा है? तमाम कमजोर जो कड़ियां हैं जेडीयू के उसको दबाया जा रहा है। जी तो ये आप जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम जेडीयू के उन नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के करीबी हैं या नीतीश कुमार के पार्टी के फाइनेंसर हैं, मजबूत स्तंभ है, आप उनको रडार पे ले रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि पर्दे के पीछे जेडीयू बीजेपी के पीछे बीच में खेल चल रही है। और कल जो उमेश कुशवाहा ने कहा, उमेश कुशवाहा छोटे मोटे नेता जेडीयू के नहीं है, वर्तमान में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि उनके कई जेडीयू के बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके कई डिसीजनों को हाल के दिनों में उनके कई डिसीजनों को नीतीश कुमार ने पलट भी दिया है। तो क्या उमेश कुशवाहा किस कैपेसिटी में उन्होंने बयान दिया है, ये समझ से परे है। जी, आपने कहा नीतीश कुमार ने कई डिसीजन को उनके पलट दिया है, और देश में राजनीतिक दलों के लोग आरोप लगाते रहते हैं कि नीतीश कुमार तो पलटते रहते हैं। खैर, डिसीजन कोई सही वो पलटते तो है, सत्ता भले ही ना पलटते हो, सत्ता में वही रहते हैं, भाजपा राजद को पलटाते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से अविश्वास के माहौल में महाराष्ट्र के चुनाव के बाद क्या आपको लगता है कि जेडीयू और बीजेपी साथ रह पाएगी? कि एक बात आप समझ लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है, कश्मीर घाटी में बीजेपी बिल्कुल बीजेपी की सफाया होने जा रही है। बीजेपी की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि घाटी में अपने सिंबल पे उम्मीदवार उतारे। जो बचा कचा उम्मीद है वो जम्मू से है, और जम्मू में कांग्रेस जो है मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अब ये सवाल उठता है कि जम्मू वाले जो क्षेत्र में है बीजेपी कितने सीटें निकाल पाती है। हरियाणा में भी इनकी सफाया होने जा रही है। तो जो दो वर्तमान राज्य जहाँ चुनाव अभी हो रहे हैं वहां से बीजेपी को सेटबैक मिलने जा रही है। उसके बाद महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी है कि ठीक है, फाइट है, बीजेपी फाइट में है, लेकिन बीजेपी तभी जीत पाएगी जब आदिवासियों का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगा पाती है या नहीं लगा पाती है। चंपई सोरेन उसी डेवलपमेंट से जोड़ के मैं देखता हूँ, चंपई सोरेन को इसलिए उस फोल्ड में लाया गया ताकि कुछ आदिवासी वोट ला सके। उसके बाद दिल्ली में चुनाव है। दिल्ली में क्या स्थिति है, 15-20 सालों से आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को गली गली तक प्रचार करने की नौबत ला दी, फिर भी ये 3-4 सीट से अधिक जीत नहीं पाए। बहुत मेहनत किए तो 7 सीट आया था इनको। तो लगातार बीजेपी को सेटबैक मिलने की संभावना है। ऐसे स्थिति में क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहते हैं या नहीं रहते हैं? और मेरा अभी भी मानना है कि जेडीयू बीजेपी की तुलना में अधिक सीटों पे लड़ेगी। तो क्या ये तमाम जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का जो एपिसोड आप देख रहे हैं, क्या जो सीटों का जो बार्गेनिंग एक तरह से नीतीश कुमार कर रहे हैं,
एक दावा जी। बड़ी संख्या पे वो जो ठोक रहे हैं, क्या उससे भी आप जोड़ के देखते हैं? क्या एक नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप इधर जाएंगे? तो ये तमाम चीजें आपको देखना पड़ेगा, सीबीआई इनकम टैक्स का प्रकोप झेलना पड़ेगा। सवाल उठता है कि नीतीश कुमार यदि पाला बदलते हैं या पाला बदलवाते हैं आपके भाषा में, तो केंद्र की सरकार कितने दिनों तक चलेगी? चंद्रबाबू नायडू क्या इनके साथ रहेंगे? चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दबाव में वक्फ बोर्ड वाला जो बिल है, उस पर सरकार, केंद्र सरकार यू टर्न लेने जा रही है। तो ये तमाम जो परिस्थितियां हैं, उसमें कब क्या हो जाए बिहार में समझ से परे है। क्या आज जो हम कह रहे हैं, हो सकता है कल हम उस बात से मुकर जाए, क्योंकि बिहार में हर 10-12 घंटा में कुछ नए डेवलपमेंट हो जा रहे हैं। अच्छा, पत्रकार, एक चीज और है बड़े ऋषि जी, पत्रकार भी रीड नहीं कर पा रहे। जी, एक चीज और देखिए, मैं एक बात खत्म कर रहा हूँ। संजीव हंस पे कार्रवाई होती है, फिर 2 महीने 2.5 महीने ईडी सीबीआई चुप हो जाते हैं, फिर 2-2.5 महीने के बाद संजीव हंस पे फिर कार्रवाई होती है, और सुनने में आया है कि आज या कल जो शाम में जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तो ये क्या हो रहा है? कार्रवाई, फिर 2 महीना चुप, फिर कार्रवाई, फिर एफआईआर, ये क्या हो रहा है? नीतीश कुमार को हर दिन झटका देने का। आप देखिए ना, एक पूर्व विधान पार्षद जेडीयू की मनोरमा देवी, उन पर तो एनआईए भिड़ गई है। खैर, उन पर जांच ये एजेंसियों के आरोप पास है, अपने सबूत होंगे, सवाल वो नहीं है कि क्यों आए। निश्चित तौर पे सबूत हो तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई इस ढंग से होनी चाहिए कि जनता को निष्पक्षता का एहसास हो। ये न लगे अरे कि अगर कोई आप ये देखिए, मैं आपको बता दूं ऋषि जी, अमीर दास एक बात आयोग कह बना दूं, था। एक बीच में एक बात कह दूं, ऐसे आरोप तो कई नेताओं पे हैं, ऐसे आरोप बीजेपी के कई नेताओं पे हैं। क्या एनआईए वहां गई है? बिहार में ही एक पार्टी के पूर्व विधान पार्षद के यहाँ पेपर में लपटा हुआ क्या मिला था? एनआईए ने कार्रवाई किया था। वो नेता, वो घटक किसके साथ है? उस केस में क्या हुआ? एनआईए ने दोबारा क्या छापा मारा? ऋषि जी, तो मैं ये आपको तमाम बता दूं, चीजें हैं। जी ऋषि जी, मैं आपको बता दूं, बिहार में एक जस्टिस अमीर दास आयोग का गठन हुआ था रणवीर सेना की गतिविधियों के ऊपर, कि रणवीर सेना को कौन कौन लोग संरक्षण या समर्थन देते हैं। उस रणवीर अमीर दास आयोग ने जिन जिन लोगों के नाम लिए थे, संघ भाजपा से जुड़े हुए कई लोग उसमें थे। मतलब नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, कई सारे ऐसे ऐसे नाम थे। आज तक क्या कभी कोई कार्रवाई आपने सुनी है कि एनआईए पहुंची हो अमीर दास आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किसी को पकड़ने? क्योंकि वहां तो अपने पकड़े जा रहे थे कि कौन हथियार सप्लाई कर रहा था, कौन क्या हो रहा था। सवाल अरे दरअसल ये है, अब निष्पक्षता, जांच एजेंसियों के द्वारा निष्पक्षता। एक पत्रकार ने अमित शाह से पूछ लिया था असम में कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों या कोई 1 साल पहले के करीब, कि क्या हुआ हेमंता विश्व शर्मा को जो नोटिस मिला था। तो हंसते हुए कह रहे इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। कल ही देखिए, कल या परसों मणिपुर पर पूछ लिया किसी महिला परसों पत्रकार ने, परसों। आप देखिए, अब सवाल ये उठता है कि अब तो इस देश में कम से कम दिख रहा है कि सोशल मीडिया के जमाने में कुछ पत्रकार हैं। ये अलग बात है कि कुछ कॉर्पोरेट के हाथों बिक भी जा रहे हैं, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं बिहार में, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के संबंधों की दास्तान को अब कितने दिनों तक चलते हुए आपको दिख रहा है। ये दोस्ती हम कब छोड़ेंगे? गाना सुने होंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहां तो लग मैं रहा है तो कि ये दोस्ती हम कब छोड़ेंगे, मुहूर्त कब बताएंगे? देखिए, पहले मैं आपके जो इनिशियल सवाल आपने जो किया वो आयोग को लेकर, उसमें तमाम बीजेपी से जुड़े हुए और संघ से जुड़े हुए तमाम नेताओं का नाम आया था। मैं नाम नहीं लूंगा। कई नेताओं की राजनीति, कई नेताओं ने अपनी राजनीति सफर जो है उस तथाकथित उस माहौल को कैच करते हुए, तथाकथित कुछ उस समय के जो चाहे इधर के हों या उधर के हों, जो बड़े बड़े बाहुबली थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके सहारे उनकी राजनीति नैया किस प्रकार से पहुंची। बहुत से लोगों ने तो उनके सहारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान बना लिया। कई लोग उनके सहारे राज्यसभा में चले गए, कई लोग जो हैं और महाराज वित्त मंत्री तक बन गए, छोड़िए ना। और जिस व्यक्ति के सहारे ये लोग गए, वो बेचारे अपने उनके हत्या से कुछ दिनों पहले तक उन्हीं लोगों से अपनी सुरक्षा की वो गुहार किए, तो ये लोग सुरक्षा नहीं दिला पाए। तो समझ सकते हैं राजनीति में कौन किसका सगा होता है। हालांकि जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो भी आदमी कोई सही आदमी नहीं था,
क्योंकि जो आदमी जी। हिंसा में विश्वास खैर करता छोड़िए, है, इस मूल मुद्दे प्रकार पर के आते चीजों हैं। में विश्वास करता है। ऋषि जी, भाजपा और जदयू के संबंधों को आप कब तक चलते हुए देख रहे हैं? महाराष्ट्र चुनाव के बाद तक, या महाराष्ट्र चुनाव, या अनंत काल तक? देखिए अभी तो अभिषेक जी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, इस बात से हम जोड़ कर देख सकते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जो तमाम कार्रवाई जदयू के नेताओं के विरुद्ध क्यों हो रहा है। क्या कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं? संकेत तो मिल रहे हैं, देखिए संकेत मिल रहे हैं, लेकिन संकेत इतने स्पष्ट नहीं है कि हम एक कुछ कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि जेडीयू बीजेपी में बिल्कुल दरारें जो है स्पष्ट नीतीश दिख कुमार रही है। जल्दी संकेत भी देते हैं क्या? संकेत नहीं देते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। पिछली बार भी वो संकेत बिल्कुल नहीं दिए थे। दो सिर्फ तीन ऋषि दिन मिश्रा पहले को वो दिए थे। 3 दिन पहले वो चंद्रशेखर को लेकर जो डेवलपमेंट हुआ, लालू और तेजस्वी एक साथ जाते हैं, विभाग भी बदल दिया जाता है, फिर हम तमाम बड़े बड़े पत्रकार जो निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि अब सब कुछ सामान्य है, कुछ नहीं होगा, अब हो गया, जो भी कंफ्यूजन था दूर हो गया। अब 3 दिन के बाद क्या हुआ आप जानते हैं। तो ये बात जी। बिल्कुल सही है। मैंने शुरू में ही कहा कि बिहार में कब क्या हो जाए आज, इसलिए कई दर्शक हम लोगों का आलोचना भी करते हैं कि आप लोग कहते हैं कुछ और, होता है कुछ और। तो भैया ये बिहार है, कब क्या हो जाए, कब क्या डेवलपमेंट हो जाए, दोस्त दुश्मन हो जाए, दुश्मन दोस्त हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। अरे सर, हो मैं सर, आपको बता रहा हूँ, एक नेता हमको बिहार की राजनीति में से जुड़े हुए कह रहे थे कि नीतीश कुमार यदि कह रहे हैं कि हम पश्चिम जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में उनको ढूंढने आप जाइएगा तो कभी नहीं ढूंढ पाइएगा। पश्चिम को छोड़कर बाकी तीनों दिशाओं में ढूंढिए तो शायद कहीं मिल जाए। तो उस वहां पर आप पक्के तौर पर कैसे बता सकते हैं कि इस दिन हो रहा है? ये तो ऋषि मिश्रा जी का कमाल था कि मैंने भी बता दिया था 2019 में कि सावन के महीने में हो रहा है। ऋषि जी ने तो ट्विटर पे तारीख ही बता दी थी। तो नीतीश कुमार ऋषि मिश्रा जी से बात करते रहते होंगे तो इनको शायद जानकारी मिलती होगी, मुझे मेरी बात नहीं होती। खैर ऋषि जी, बिहार क्या ईमानदार अधिकारियों की कब्रगाह बनता जा रहा है? ईमानदार अधिकारी यहाँ काम नहीं करना चाहते, नौकरी छोड़ देते हैं। और मैं आपको बताऊं कैसे अधिकारी, यहाँ शिवदीप लांडे ने आज इस्तीफा दे दिया, बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी, पूर्णिया रेंज के आईजी थे अभी। तो क्या बिहार, कल ही मैंने जिक्र किया कि हमारे यहाँ केसरिया का एक रजिस्ट्रार है दिव्यांशु दिव्याल, किस तरह से हमारी ही जमीन की गलत रजिस्ट्री कर दी है। तो क्या बिहार दिव्यांशु दिव्याल जैसे भ्रष्ट अधिकारियों का वो है क्या? मतलब इस तरह के अधिकारियों के लिए स्वर्ग बनता जा रहा है और काम करने वाले अधिकारी यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं। क्या हो रहा है? इसके पहले काम्या मिश्रा देखिए ने इस्तीफा दिया दरभंगा रेंज में, कई सारे अधिकारी कैडर बदल के चले जाते हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए ऑफ द रिकॉर्ड एक चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी से हमारी जी बातचीत हो रही थी। उस समय वो एसीएस थे किसी विभाग के, जी। बहुत ही ऑनेस्ट आईएएस अधिकारी हैं, अभी भी हैं, अभी भी कार्यरत हैं। जी तो वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि सर क्यों आप जा रहे हैं, इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, लोगों का भरोसा है आप में। बोला यहाँ बहुत प्रेशर है, बहुत हस्तक्षेप, और प्रेशर को हम झेल नहीं सकते। जो इंटरफेयर पॉलिटिकल जो हस्तक्षेप होता है उसको हम नहीं झेल पाए, और बेचारे अंत में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में चले गए। जैसा उनका दावा था, उसी प्रकार आपने देखा कि कुछ दिन पहले दरभंगा ग्रामीण की तेज तर्रार एसपी काम्या मिश्रा ने पुलिस सेवा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अभी कुछ देर पहले शिवदीप लांडे बिहार ही नहीं देश के चर्चित आईपीएस अधिकारियों में शुमार होते हैं। जी। और शिवदीप, देखिए जहां तक मुझे जानकारी है, शिवदीप लांडे इस बात से भी नाराज थे क्योंकि मुजफ्फरपुर के आईजी वो कुछ महीने पहले ही बनाए गए थे। मुजफ्फरपुर तिरहुत रेंज के जो डीआईजी थे वो कुछ दिन पहले ही बनाए गए थे, पटना के बाद कुछ महीने सबसे पहले। प्रतिष्ठित पोस्टिंग मानी जाती है मुजफ्फरपुर की। और तिरहुत के बाद उनका ट्रांसफर पूर्णिया रेंज में कर दिया गया है। खबर ये भी है कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग से भी वो नाराज थे। दूसरा चर्चा ये भी है कि वो प्रशांत किशोर के टीम से साथ जुड़ना चाहते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये बिहार के लिए दुखद खबर है कि लगातार, चाहे काम्या मिश्रा हो, काम्या मिश्रा भी बहुत तेज तर्रार अधिकारी हैं, और दोनों पति पत्नी आईपीएस हैं,
लेकिन यदि मुझे डिफरेंशिएट करना होगा तो पति से बेहतर अधिकारी मैं काम्या मिश्रा को मानता हूँ। हालांकि उनके जो हस्बैंड हैं मुजफ्फरपुर सिटी एसपी कुछ दिन पहले थे, उनका ट्रांसफर गोपालगंज में कर दिया गया है, वो भी तेज तर्रार अधिकारी हैं। लेकिन दोनों में तुलनात्मक यदि मुझसे पूछा जाएगा तो काम्या मिश्रा बहुत तेज तर्रार अधिकारी हैं। और ऐसे तेज तर्रार अधिकारी चाहे काम्या मिश्रा हो, सिद्धि पांडे हो, नहीं आप देखिए ना ऋषि जी, अपने अभिलाषा पद से शर्मा, अपने सेवा से ऋषि जी, इस्तीफा दे देते हैं। ये बहुत दुखद पहलू है। ऋषि क्या जी, कारण है इसका? ऋषि इसके जी, हम्म, अभिलाषा शर्मा एक जी बहुत ही सक्षम आईएएस अधिकारी है, सीतामढ़ी में भी डीएम थी, आजकल शायद जमुई में है, पता नहीं नहीं कहाँ है। नहीं नहीं, वो अच्छा, अभी बहुत, एडिशनल सीईओ है हाँ, इसके, क्या कहते हैं, जीविका के। जी ठीक ठाक, ठीक इसी तरह से उनकी पहचान भले ही बना दी गई आरसीपी सिंह की बेटी की, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं एक बहुत तेज तर्रार और बहुत सक्षम अधिकारी है लिपि सिंह, बतौर आईपीएस अधिकारी बिहार में वो जहां भी अच्छा काम कर रही है। कई लोगों ने मुझे बताया कि उनका काम ठीक ठाक है। तो ऐसा नहीं है कि सक्षम और काबिल अधिकारियों की बिहार में कमी है, लेकिन बिहार में वही दूसरे की जमीन दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री करने वाला रजिस्ट्रार पोस्टिंग पाता है ठीक ठाक, और नहीं, वही मेरा ये जाकर कहना है, ऐसे ही अब ऐसे से ही लोग जो अब है, से जी ऐसे लोग जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, ऐसे लोग पोस्टिंग पाते हैं ठीक ठाक। यही खेल बिहार में चल रहा है। और जानते हैं जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम लोगों से लोग सवाल पूछते हैं दिल्ली में, मैं आपको बताऊं, कल मुझे शाम में एक आदमी मिले, कल का वीडियो देखने के बाद कल शाम में मिले, उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया, दिल्ली के खान मार्केट में पहचान लिया उन्होंने कि ये कौन है। अच्छा, खान उन्होंने मार्केट हमसे, आप भी जाते हैं? अरे हम लोग भी खान खान मार्केट गैंग मार्केट, का हिस्सा है, मोदी जी के खान शब्दों में मार्केट खान गए हैं मार्केट आप? गैंग है। चलिए, तो मैं आपको बताऊं कि वो उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने हमसे कहा कि अच्छा सर एक बात बताइए, पहले कोई भी चीज मीडिया में किसी अधिकारी या किसी के बारे में आ जाए संज्ञान में कि अमुक अधिकारी भ्रष्ट है या कुछ हो रहा है, तत्काल प्रभाव से नीतीश कुमार उसे पद से हटाते थे या सस्पेंड करते थे, तुरंत आदेश हो जाता था। और अभी जैसा कल आपने बताया केसरिया के रजिस्ट्रार का मामला, कुछ हुआ है उस पर कि नहीं? मैंने कहा कि भाई कल रात 10 बजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 10:30 की बात, पर कुछ भाई मुझे तो जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इससे एक छवि जो बन रही है, सोचिए एक व्यक्ति की बात, मैं नाम नहीं लूंगा, विद्वान आदमी है वो मैं उनको नहीं जानता था, एक प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इंटेलेक्चुअल है। उन्होंने मुझसे कहा कि इससे तो बाहर में यही छवि बन रही है कि जो कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मैं नहीं जानता कि नीतीश कुमार का मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ है, ये सब अफवाह है। जैसे कैलाश जोशी के बारे में संघ से जुड़े लोगों ने ही 77-80 के दौर में मध्य प्रदेश में अफवाह उड़ा दी थी, वैसे ही अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, अफवाह उड़ा करके ही ये खेल चलता है। खैर, उनका कहना था कि अगर इस तरह से मीडिया में जो चीज आएगा किसी अधिकारी के बारे में और वो सस्पेंड नहीं होगा, उस पर विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, पीड़ित पक्ष को न्याय तत्काल नहीं मिलेगा, जैसा पहले नीतीश कुमार कहते थे कि तत्काल उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, जैसे ही आए, तब तो लोग यही मानेंगे कि वाकई ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि तभी उनको इन सारी चीजों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। देखिए, क्या लगता है मैं सुन आपको, अब लीजिए, सिद्धि पांडे देखिए इस्तीफा देके जा रहे हैं, काम्या मिश्रा जा रही है, देखिए आप क्या सुन छवि तो बन लीजिए, रही है? जी देखिए नीतीश कुमार ईमानदार छवि के नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, लेकिन सवाल ये उठता है, उनके छत्र छाया में इस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या इन विषयों का जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को है या नहीं है? नंबर वन। नंबर जी, दो, क्या तमाम डिसीजन, एक दो ऐसे लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से संबंधित डिसीजन हो या पॉलिटिकल डिसीजन हो, उनके आसपास में रहने वाले जो किचन कैबिनेट के मेंबर हैं, चाहे प्रशासनिक या प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, रिटायर हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वे ले रहे हैं, या उनसे जुड़े हुए कुछ राजनीतिक लोग हैं वो ले रहे हैं, जी, और ले रहे हैं तो इसका संज्ञान क्या नीतीश कुमार के जिम्मे नहीं है? नंबर वन। नंबर टू, नंबर थ्री, मैं बता दूं, बिहार में ऐसे ऐसे अधिकारी हुए हैं, लालू यादव के समय में अमित सुबहानी झारखंड में पोस्टेड थे, किसी जिले में नाम याद नहीं आ रहा है, और उस जिले जी, से लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को गुजरना था, और लालू यादव एज ए मुख्यमंत्री ऑर्डर देते हैं कि आप डीएम हैं और आपकी ये मैं आदेश देता हूं कि वो लाल अनिल कृष्ण सुबहानी आडवाणी नहीं को थे ऋषि जी, मैं अफजल अमानुल्लाह थे धनबाद हाँ, में, अफजल, अफजल चलिए अमानुल्लाह अफजल, थे। हाँ जी। नहीं, उन्होंने मैं मना नहीं मैं किया मैं था। हम्म, जी, नहीं उन्होंने मना मना क्यों, नहीं उन्होंने किया था मना कर, गिरफ्तारी से। क्या किया था मैं फिर बताता हूँ, धनबाद में वो डीएम थे
और हुआ क्या कि लालू यादव की इच्छा थी, उस समय बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, झारखंड नहीं बना था। लालू यादव की या दिल्ली से वीपी सिंह की भी इच्छा थी, जिसको लालू यादव एग्जीक्यूट कर रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी को धनबाद में गिरफ्तार कर लेना है, बंगाल से बिहार घुस रहे थे। उन्होंने अपना तर्क दिया, क्योंकि उनके ससुर जो थे अफजल अमानुल्लाह के, उनकी पत्नी परवीन अमानुल्लाह जो बाद में राजनीति में आई, परवीन अमानुल्लाह के पिता यानी अफजल अमानुल्लाह के ससुर सैयद साहबुद्दीन साहब, अपने समय के यूपीएससी के सेकंड टॉपर, और जिस दौर में की ये बात है, उस दौर में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके वो अध्यक्ष थे। तो वो उन्होंने लालू जी को कहा कि देखिए हम अरेस्ट करेंगे तो इसको हमारे ससुराल पक्ष से जोड़ा जाएगा और कहा जाएगा कि ये साहबुद्दीन साहब के दामाद है, इसलिए इन्होंने अरेस्ट किया है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन के ये इसलिए किया है, तो आपके लिए भी ठीक नहीं होगा, और हम यहाँ डीएम है, हम करेंगे तो स्वाभाविक है। तो उन्होंने, लालू जी समझ गए। सुन, तो मेरा कहने का, कहानी सुनाने का तात्पर्य ये था कि ऐसे भी तो अधिकारी हैं जी, जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को ऑर्डर लेने से मना कर देते हैं। यूपी कैडर में देखिए ना, ये चौधरी हैं, क्या नाम है उनका, वो आईपीएस है, अभी अलीगढ़ रेंज के डीआईजी हैं, प्रभाकर चौधरी। योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर को लेने से मना कर दिया उस आईपीएस। मसला ये था, मैं दो दर्शकों को बता दूं कि ऐसे ईमानदार अधिकारी भी अपने देश में है जिस पे नाज करने की जरूरत है। उन्होंने सरकार के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया गया कि एक फलाने क्षेत्र से एक जो एक मतलब यात्रा जा रहा था उसको जाने की मंजूरी दे। उन्होंने मना कर दिया कि इस रूट से यदि यात्रा जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होगी वो खराब होगी। और उन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी, ऐसा कहा जाता था कि मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से मना कर दिया गया और उनके 12 घंटे के अंदर ट्रांसफर हो गए। ऐसे अधिकारी भी हैं हमारे देश में जिस पर नाज करने की जरूरत है और सैल्यूट करने की जरूरत है जी। लेकिन आप फ्री हैंड देंगे तब ना, आप फ्री हैंड देंगे तब ना। बार बार आप उंगली करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। मामूली एक विधायक और मंत्री एक आईपीएस को समझाएगा कि ये करना है, इस गुंडे को छोड़ दो, उस गुंडे को छोड़ दो, ये अपना चोर है, ये अपना गुंडा है। अरे वो बिहार में तो छोड़िए, वो उस तरह के गुंडे अब कम है। बिहार में तो लगता है कि प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है सबसे बड़ी, अरे भैया, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। हमारे दादी के साथ पिछले साल लूट हुआ, उसमें हमारे क्षेत्र के एक मुखिया ने हमारे फादर पे दबाव बनाया कि जो मुख्य अभियुक्त है उसको आप उसको केस से उसका नाम वापस ले लीजिए। हमने एसपी, सिटी एसपी तक को बताया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास रिकॉर्ड है, क्या कीजिएगा। सिस्टम मैं मानता हूं, मैं एक बात करके खत्म करूंगा, बिहार में नीतीश कुमार को इस चीज का श्रेय देना होगा कि नीतीश कुमार ने बिहार से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म कर दिया है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शराबबंदी की है उसको एग्जीक्यूट करने में सफल नहीं हुए। ये सूखा गैंग जो है, आप समझ गए होंगे सूखा गैंग मैं किसको कह रहा हूं, उसके कारण ये चिंताई, लूट, ये तमाम जो घटना बिहार में हो रहा है ये सूखा गैंग के कारण हो रहा है, जो सूंघते हैं, लेते हैं, क्या क्या करते हैं। और इन लोगों को संरक्षण जो है, सुन लीजिए एक बात मैं कह के खत्म कर रहा हूं, इन लोगों को लोकल नेता संरक्षण देता है। इनको थाने से छुड़ाने का काम ये करते हैं क्योंकि इन जो लंपट हैं इनके लिए भीड़ जुटाने का काम करते हैं। जब ये मैं आपको बताऊं, बाजार बंद करना हो, धरना देना हो, आंदोलन करना हो, इन लंपटों का मदद लेते हैं और मदद के बदले में इन लंपटों को थाना से छुड़वाते हैं। ऋषि जी मैं आपको बताऊं, कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो रहा है, मैं आपको बताऊं अपने दर्शकों के लिए कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि बिहार में 40% जाने जा रही है। किस कारण? भूमि विवाद में, जमीन विवाद में। और ये जमीन विवाद कहां से पैदा होता है? जैसा केसरिया का रजिस्ट्रार दिव्यांशु दिव्याल किसी की जमीन किसी के नाम पर रजिस्ट्री करता है, जिससे विवाद पैदा होता है और फिर उसमें जाने जाती है। उसी तरह के दिव्यांशु दिव्याल जैसे रजिस्ट्रार ये काम करते हैं और बिहार में नीतीश कुमार का शासन बदनाम होता है। आज देखिए ना, नाक के नीचे होता है। और आपको नवादा में क्या हुआ, जब मेरी जमीन उसने रजिस्ट्री कर दी, मेरी जमीन दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री कर दी और उस रजिस्ट्री पर मुहर लगा दी केसरिया का रजिस्ट्रार दिव्यांशु दिव्याल, तो फिर आगे अब सोचिए, हम तो पत्रकार हैं, गांधीवादी सोच के आदमी है, अगर ये काम किसी और का किया होता, या मान लीजिए हमारी तो संयुक्त परिवार की संपत्ति है, मान लीजिए हमारे ही परिवार में किसी का खून गर्म हो और कोई कांड हो जाए, तो क्या वो दिव्यांशु दिव्याल नाम का रजिस्ट्रार इसकी जिम्मेदारी लेगा?
एनसीआरबी का डेटा कहता है साहब कि 40% जाने जा रही है। मैं 2 सेकंड लूंगा अपने आपका पर आती है ना। तो लोग ज्यादा समझते हैं, मेरे पर आई तो मैं समझ रहा हूं इन चीजों को। और नीतीश बिल्कुल। कुमार की स्थिति ये बनी हुई है कि महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह जो प्रवचन बैठ के देते, मैं तो बस हस्तिनापुर की भलाई चाहता हूं। और उनके नाक के नीचे सैकड़ों दिव्यांशु दिव्याल जैसे रजिस्ट्रार और सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं, जो करप्शन को सीधे सीधे करप्शन का नंगा नाच कर रहे हैं। अरे आप देखिए ना, नवादा में क्या हुआ है सर, ये जमीन विवाद में ये इतनी बड़ी घटना हुई है। और अब मुझे आश्चर्य लग रहा है, जो दलितों के मसीहा बनते हैं, चाहे वहां भी चिराग कोई दिव्यांशु पासवान। दिव्याल जैसा वहां भी कोई सुनिए ना, दिव्यांशु दिव्याल सुनिए जैसा रजिस्ट्रार हो सकता है, सुनिए कोई सुनिए गारंटी सुनिए नहीं है। सुनिए 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 एक सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन पे 2 समाजों का दावा है, और दोनों समाज दलित हैं, एक महादलित है। जी पासवान समाज के लोगों ने ये घटना, इस घटना का अंजाम दिया है, जैसा वहां से खबरें प्राप्त हो रही है, वहां के जी पत्रकारों से जो खबरें प्राप्त हो रही है। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा टेंशन का माहौल बना हुआ था, इतना बड़ा जमीन विवाद था, कोर्ट में ये मामला चल रहा था, स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी? क्या स्थानीय पुलिस के जो गुप्तचर एजेंसी है उसको इस डेवलपमेंट की जानकारी नहीं थी? जो जमीन विवाद में इतना बड़ा घटना हो गया, उसका पॉलिटिकल एंगल बताऊं, आज चिराग पासवान कहाँ है, दलितों के नेता बनते हैं, क्योंकि उनके वोट बैंक पे खतरा है। क्योंकि जो हमला जिस समाज ने किया वो पासवान समाज से आने वाले लोग हैं, पासवान समाज से आने वाले लोग हैं, इसका मतलब नहीं है पूरा पासवान समाज जिम्मेवार हो गया। चंद्रशेखर वो रावण और वो बसपा वो के लोग वो कहाँ हैं, कुछ वो भी देखिए। नहीं, वो बयान जारी कर दिए हैं, सिर्फ दिल्ली से बयान जारी कर दिए हैं। आज 100 से अधिक घर जल गया है वहां, जैसे जैसे अरे जो हम जानकारी अरे मिल रही मालिक, है। मैं कह तो रहा हूं कि जमीन विवाद क्यों पैदा होता है। 70% केसेज में जमीन विवाद इसलिए पैदा होता है कि केसरिया के रजिस्ट्रार दिव्यांशु दिव्याल जैसे रजिस्ट्रार जमीनों की अवैध रजिस्ट्री, किसी की जमीन किसी के अब नाम मैं रजिस्ट्री एक करवाते हैं। एक बात करके खत्म करूंगा। अब आप छोटा सा आपको हकीकत बता दूं, किसी भी अंचलाधिकारी के ऑफिस में चले जाइए, एक जी कर्मचारी होगा, वो कर्मचारी क्या करता है, 10 से 15 लोगों को अपने अंडर में काम करवाता है। और ये 10 से 15 अघोषित लोग ही दलाल होते हैं। जिस काम को डायरेक्टली कर्मचारी सीईओ करने से मना कर देंगे, बोलेंगे ये काम हो ही नहीं सकता है, वही दलाल जी ऑफिस से बाहर निकलते ही आपसे संपर्क करेंगे, कहेंगे भैया 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, आपका सब काम हो जाएगा। और काम होता भी है। हमारे जमीन के मामले में मैन्युअली रसीद काट दिया गया है, जमीन का रसीद काट दिया गया है। जब हम ऑनलाइन चेक करते हैं तो वो जो रसीद काटा गया है वो ऑनलाइन ही दिखाता है। जी तो ये भ्रष्टाचार का आलम है, सिर्फ भूमि सुधार विभाग में ही नहीं, स्वास्थ्य महकमा में चले जाइए। अभी 114 करोड़ या समथिंग जो संख्या है, एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम हमें, 100 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है। मकानों में दीवार आ गई है, दीवार में क्रैक आ गया है। मात्र 10-15 दिन पहले जेपी नड्डा उद्घाटन करके गए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही हाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां बिहार में है, उन परिस्थितियों में एक तरफ भाजपा जदयू का गठबंधन कहीं ना कहीं चरमराता नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ बिहार की शासन प्रशासन व्यवस्था पर भ्रष्टाचार का भूत इस कदर सर चढ़कर नाच रहा है कि ईमानदार अधिकारी या तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, या इस्तीफा दे रहे हैं, या कैडर बदलवाने जो थोड़ा टफ काम होता है उसको भी करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ये हालत बिहार में बनी हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। मैं एक बात करके खत्म करूंगा, जी आप इंड कर दिए हैं, सॉरी बीच में जी सेव किया मैंने आपको। आलोक राज जो वर्तमान में डीजीपी बने हैं, उनसे बिहार को काफी उम्मीदें हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, आलोक राज जी को आप फ्री हैंड दें। और फिर देखिए नतीजे क्या होते हैं। आपके पास एक से एक अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन फ्री हैंड देने की जरूरत है। पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए कि इस जिला में इस कप्तान को दे दो, उस जिला में उस कप्तान को दे दो, क्योंकि वो कप्तान हमारे चहेते हैं लेकिन काम में चोर हैं, काम चोर हैं लेकिन मेरे चहेते हैं, इनको जिला में तैनाती दे दीजिए। जी ये बिल्कुल, सिस्टम आप सही खत्म कह रहे होना हैं। चाहिए। आप जी चीफ सेक्रेटरी से लेके डीजीपी तक को आप फ्री हैंड दीजिए। नतीजे सकारात्मक नतीजे मैं उम्मीद करता हूं। दोनों तेज तर्रार अधिकारी हैं, चाहे अमित मीना हो या आलोक राज हो, आप फ्री हैंड दीजिए, नतीजे आपके सामने होंगे। जी जी
बिल्कुल आपने सही कहा। एक तरफ भाजपा और जदयू के संबंध इन जांच एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से नाजुक मोड़ पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में करप्शन और अधिकारियों का, खासकर लोअर ब्यूरोक्रेसी बीपीएससी वालों से जो लोग वो होते हैं, करप्शन और उसका इन दोनों का खेल जो है, ये गठबंधन बड़ा मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक राजनीतिक गठबंधन टूट रहा है और भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों का, दलालों का गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। और इसी के बीच नीतीश कुमार का शासन कसौटी पर चुनावी वर्ष में आकर खड़ा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, बिहार की परिस्थितियों को आपने इस तरह से बयां किया। आज की कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।